हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से खबर, जहां खेलते समय बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। 60 फुट गहरे बोरवेल में 6 साल का मासूम बच्चा गिरा। बोरवेल से बच्चे के रोने की लगातार आवाज आ रही है। नगर पालिका के सरकारी ट्यूबवेल का खराब बोरवेल है। हापुड़ नगर पालिका के मुल्ला फूलगढ़ी की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, खेलते समय बोरवेल में एक बच्चा गिरा है। 60 फुट गहरे बोरवेल में 6 साल का मासूम बच्चा गिरा है। रोने की आवाज लगातार आ रही है। नगर पालिका के सरकारी खराब बोरवेल वहां पर यह बताई जा रही है। हापुड़ नगर पालिका के मुल्ला फूलगढ़ी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी मौके से सामने आई है। 60 फुट गहरे बोरवेल में एक बच्चा फंसा हुआ है। रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेलते समय बोरवेल में यह बच्चा गिरा है। हापुड़ से पूरा मामला सामने आया। एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। नगर पालिका के सरकारी ट्यूबवेल का यह खराब बोरवेल है, जिसमें 6 साल का मासूम बच्चा गिरा है। 60 फुट गहरा यह बोरवेल, जहां पर बच्चे के रोने की आवाज लगातार जहां से सुनी जा सकती है। हापुड़ नगर पालिका के मुल्ला फूलगढ़ी की यह घटना बताई जा रही है। तो 60 फुट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिर गया है। टीमें लगातार लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आसपास के लोग भी जुटे हुए हैं। बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। हापुड़ से मामला सामने आया है। 60 फुट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्चा गिरा है। खेलते समय बोरवेल में 6 वर्षीय बच्चा अचानक से गिर गया। अभी उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही है। कोशिशें लगातार जारी है। कब तक उस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टीमें लगातार वहां पहुंच चुकी हैं। अधिकारी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी वहां पर जुटे हुए हैं। हापुड़ नगर पालिका के मुल्ला फूलगढ़ी की ये घटना बताई जा रही है, जहां खेलते समय 6 साल का मासूम बच्चा 60 फुट गहरे बोरवेल में गिरा है। रविकांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रविकांत, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हुई है? रेस्क्यू को लेकर क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो लोकेशन है वो दिखा देते हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम से लेकर के पुलिस प्रशासन, डीएम सब मौजूद हैं। और जो बच्चा है वो जो लोकेशन है उसकी आपको सामने एक दीवार दिख रही है। ये दीवार दरअसल ट्यूबवेल की दीवार है। काफ़ी पहले यहाँ पर ट्यूबवेल हुआ करता था। अब ट्यूबवेल बंद हो गया करीब 10 साल पहले से। उसके इस दीवार के भीतर ये एक जो कमरे नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसके भीतर बोरवेल है और लोहे का पाइप उस बोरवेल में गया हुआ है। करीब 1 से 1.5 फीट चौड़ा वो उसका डायमीटर है। और उसके भीतर जो बच्चा है वो गिरा है। तो ओपन एरिया नहीं है, बल्कि ये एक रूम जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वो बोरवेल है और एक छोटा सा रास्ता उसका है। हम उस रास्ते को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो खड़े हुए हैं उस छोटे रास्ते के आगे। उस रास्ते से होकर के जाना पड़ता है, थोड़ा सा झुक करके। इतना छोटा रास्ता है और उसके अंदर ये जो रूम है उसके अंदर ये कार्रवाई चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा और मुश्किल है। खुला एरिया नहीं है। अंदर लाइट की व्यवस्था प्रॉपर की गई है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है। बच्चे को भीतर ऑक्सीजन की पाइप डाल करके देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दीपक कुमार है हमारे साथ, एसपी हैं, उनसे हम बात करेंगे। दीपक जी, दर्शकों को शुरू से बताइए क्या पूरा मामला है? देखिए, 2.5 से 3 घंटे पहले हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चा जो है 4 साल का, जो कि मूक बधिर है, वो बोरवेल में गिर गया है। और उसी टाइम पे इमीडिएटली हमने एनडीआरएफ टीम को यहाँ पे बुलाया है और लोकल पुलिस प्रशासन इसमें लगातार लगा हुआ है और हमारा प्रयास है कि जल्दी बच्चे को वहाँ से बाहर निकालें। कितने बजे बच्चा गिरा था और कितने बजे से उसको बचाने की कार्रवाई शुरू हुई है? देखिए, 2.5-3 घंटे पहले की ये घटना है और उसी टाइम पे इमीडिएटली 30 to 40 मिनट्स में यहाँ पे एनडीआरएफ टीम और जो लोकल पुलिस और प्रशासन की टीम्स हैं वो पहुँच गई थी इमीडिएटली।
और लगातार इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी इसको बाहर निकालने का वो करेंगे। क्या इंतजाम किए गए हैं बच्चे को बचाने के लिए, उसकी सांस ना घुटे, उसको फीड किया जा सके, कुछ इंतजाम अभी तक किए गए? नहीं, देखिए बच्चे को क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और क्योंकि बच्चा मूक बधिर है तो वो जवाब दे नहीं पा रहा है कुछ, लेकिन उसके खाने के लिए जो पीने के लिए दूध की बोतल नीचे भिजवाई थी और वो पी रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, वैसे ठीक है और जल्दी प्रयास करेंगे कि एनडीआरएफ की मदद से वो बाहर निकले। ऑक्सीजन के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई? हाँ, वो भी की गई है। तो क्या चुनौतियां आ रही हैं इस पूरे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लग रहा है? 50 फीट गहरा है और जो संकरा है क्योंकि उसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लगातार प्रयासरत है एनडीआरएफ की टीम और जल्दी हम बाहर निकालेंगे बच्चे को। तो इस तरीके से एसपी दीपक कुमार बता रहे हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है, ऑक्सीजन बच्चे को दी गई है नीचे पाइप डाल करके, और 50 फीट के करीब गहरा ये बोरवेल है, लोहे के पाइप से चूंकि घिरा हुआ है इसलिए और भी ज़्यादा संकट है, उसमें खुदाई नहीं हो सकती है, किसी तरीके से उसको लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि बच्चा सरवाइव करता रहे। जी गुंजन। बिल्कुल, आपने वहां अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन निकालना क्या वाकई इतना आसान होगा उस बच्चे को? अभी रोने की आवाज आ रही है उसकी, और कितनी देर पहले ये बच्चा गिरा हुआ है, खाना पीना उस तक किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, करीब 3.5 घंटे पहले जो हमारे यहाँ एसपी से बात हुई, उन्होंने बताया कि 3.5 घंटे पहले की ये घटना है। 3.5 घंटे से बच्चा इस बोरवेल में गिरा हुआ है, लेकिन जो रिस्पांस टाइम था पुलिस प्रशासन का वो काफ़ी अच्छा था। तुरंत ही पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँचने लगी और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुँची है। और अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजन की पाइप डाल देने से बच्चे का दम घुटने से बचेगा। ये भी बताया जा रहा है कि दूध की बोतल नीचे डाली गई थी और जो दूध की बोतल है उसका सेवन भी किया है बच्चे ने। जो सबसे एक संवेदनशील बात है वो ये कि बच्चा जो है न बोल सकता है और न सुन सकता है, मूक बधिर है बच्चा है, तो ऐसे में बच्चे को की सिर्फ रोने की जो आवाज़ है उससे ये पता लग रहा है कि बच्चा सरवाइव कर रहा है। और दूध की बोतल से दूध कम हुआ है, इससे पता लग रहा है कि बच्चे ने दूध पिया है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम के लिए बच्चे के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराना और उसको सरवाइव रखना। जो लिफ्ट करने का तरीका है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बच्चे को लिफ्ट करके निकाला जा सके, क्योंकि यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकती है। या तो पूरा का पूरा पाइप निकाला जा सके, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरी कोशिश के दौरान सबसे बड़ी कोशिश यही है कि बच्चा जीवित बचा रहे। उसके जीवित बचे रहने के जो तरीके हैं उन तरीकों पर लगातार काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत पूरी जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे फतेहपुर से अगली खबर, जहां टायर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से लाखों के नुकसान की खबर है। फतेहपुर के ओंग थाना क्षेत्र इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, टायर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन देखिए सब कुछ किस तरीके से तहस नहस वहां पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं आगरा से खबर, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची है। हरि पर्वत इलाके के पीर कल्याणी की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग बुझाने के लिए टीमें पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है। हरि पर्वत इलाके के पीर कल्याणी की यह घटना बताई जा रही है। तो आग किन कारणों से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फैक्ट्री में ये आग लगी है, किस तरीके से हड़कंप मचा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर के हिस्से में आप देख सकते हैं धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है और नीचे लोगों की संख्या जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा हमला। सोनिया गांधी को लेकर मंत्री का विवादित बयान सामने आया। सोनिया विदेशी हैं, उनमें अंग्रेजियत भरी हुई है, ये कहा है। सोनिया को यहां राज नहीं करने दे सकते। राहुल गांधी में भी भारतीय संस्कृति नहीं है।
ये तमाम बड़ी बातें कही है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने। राहुल गांधी के प्रियंका गांधी का एक जो तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर भी विवादित बयान दिया है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों में कोई इसे स्नेह भरी अभिव्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहन को इस रूप में नहीं देखा जाता। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने एक बयान दिया और ये बयान था अंग्रेजों को देश से बाहर करने का। हमारे साथ में इस समय मंत्री जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कौन है ये अंग्रेज जिन्हें बाहर किया जाना है। दिनेश जी, कौन है ये अंग्रेज जिनके लिए आपने बयान दिया? देखिए, अंग्रेज भारत में रह सकता है, अंग्रेज भारत में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन अंग्रेज भारत में रूल नहीं कर सकता है। ये हमारी पीढ़ियों ने कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूल करने के लिए आज की तारीख में रूल का मतलब हुआ कि सांसद सोनिया गांधी जी रायबरेली में एकमात्र अंग्रेज हैं जो रूल कर रही हैं, जो सांसद हैं। तो मैंने एक टीवी चैनल को ऐसे बातचीत के दौरान ऐसा विषय आया कि मैंने ऐसा कह दिया, और मैं समझता हूँ मेरे मुख से वो वचन सत्य ही निकला है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। सोनिया गांधी अंग्रेज हैं, क्या वो स्वयं इस बात से इनकार कर सकती हैं? मैंने उनके भीतर देखा है आज भी अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी है। हिंदी इतने दिनों के बाद भी वो बोल नहीं सकती हैं, हिंदी में वो कुछ लिख नहीं सकती हैं, हिंदी में वो रह नहीं सकती। हिंदी में रहने का मतलब अगर पीला फूल देख लें अंग्रेज सोनिया गांधी जी तो उनको सरगंगाराम दिखाई देता है। अगर एक धूल का कण भी उनके नाक से चला जाए अंदर तो उनको सरगंगाराम दिखाई देता है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाए तो उनको सरगंगाराम दिखाई पड़ता है। तो मेरे यहाँ भारत की संस्कार संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। उनके यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं अंग्रेजी वाले, उनके यहाँ आचरण व्यवहार किया जाता है अंग्रेजी में। राहुल गांधी उनके बेटे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी भारतीय संस्कार संस्कृति का रंच मात्र प्रवेश नहीं हो पाया है और आज भी वो अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी है। हम आप सब पूरे देशवासियों ने देखा कि उन्होंने अपनी 50 वर्ष की बहन को गाल पर चुम्बन लेते हुए, क्या ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है? अगर ये अंग्रेजियत नहीं तो कोई कांग्रेसी बताए ये है क्या? हमारे देश में इस परंपरा को तो बहुत गंदी गाली कहा जाता है। तो हमारी संस्कार संस्कृति में न तो कोई बहन को गाली देता, न कोई भाई को गाली देता है। तो भारतीय संस्कार संस्कृति से दूर उनका पूरा परिवार है। मैं इसलिए उनको कहना चाहता हूं कि हमारे देशवासियों ने इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, खून बहाया है, त्याग किया है, बलिदान किया है, और ये अंग्रेज अब भी रूल करें ये ठीक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में दिनेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सोनिया गांधी हो या कोई भी विदेशी, वो देश में रह सकता है, यहाँ पर कारोबार कर सकता है, लेकिन अगर बात करें देश चलाने की तो इसकी अनुमति उनको नहीं दी जा सकती। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने पलटवार किया है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही राजनीतिक स्तर को एक नीचे ले जाने वाला जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये इसके लिए दिनेश प्रताप सिंह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वही सोनिया गांधी हैं जिनके साथ लगभग कई वर्षों तक उन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बनाया है। जब वो और उनके परिवार के लोगों को वहाँ लाभ दिख रहा था, तब सोनिया जी विदेशी नहीं थी, तब उनके साथ वो लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सारे लाभ आपने ले लिए, सारे पद ले लिए, और जब आपको उससे ज़्यादा लाभ और आपकी मजबूरियां दिखाई दी तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जिसने आपका सहयोग दिया हो, जिसने आप पे विश्वास किया हो, उसके खिलाफ इस तरह के घटिया शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही शर्मनाक है। यूपी में बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा, बिजली कंपनी का प्रस्ताव असंवैधानिक है। बिजली कंपनियों पर जनता का 25,133 करोड़ का सरप्लस है, इसलिए बिजली कंपनियों की दरों में 35% कम करने का प्रस्ताव देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अवधेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल बिजली की दरें कम करने की मांग की है। बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है, तो उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली दरों में 16%, कृषि बिजली दरों में 10 से 12% की बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष अवधेश वर्मा, उन्हीं से। अवधेश जी,
23% तक घरेलू उपभोक्ता की जो बिजली है वो महंगी करने की तैयारी। इतना महंगा प्रस्ताव कभी देखा है आपने? देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया, निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है और नियामक आयोग ने निकाला है, कोई किसी दूसरी संस्था ने नहीं निकाला है, निकल रहा है, तो उसके तहत बिजली कंपनियों को कानूनन तो 35% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर हमने कल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की और हमने कहा कि 35% एक मुश्त हमारी दरों में कमी की जाए। और जो पावर कारपोरेशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई, जिसमें उनका यह मानना है कि घरेलू जो उपभोक्ता है उनकी 18 से 23% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो किसान हैं उनकी लगभग 10 से 12% बढ़ोतरी की जाए, हमारे जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है उनकी 12% बढ़ोतरी की जाए, उद्योगों की लगभग 16% बढ़ोतरी की जाए। उसका कोई तर्क नहीं है, उनको जो भी आधार है वो पूरी तरीके से गलत है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली कंपनियां जो बार बार कहती हैं 3 साल से उत्तर प्रदेश में टैरिफ नहीं बढ़ा, ये जो 3 साल पहले तो सरप्लस पैसा हमारा निकला था, जब हमारा पैसा सरप्लस निकल आया तो आप इस तरीके की बात करते हैं। जब हमने याचिका लगाई, नियामक आयोग ने कहा कि भाई ये उपभोक्ता परिषद याचिका में आ गया और ये कह रहा दरों में कमी करिए। अब बताइए आप इस पर क्या कहना है? तो नियामक आयोग को जो जवाब दाखिल करता है पावर कारपोरेशन, उसमें ये कहता है कि साहब इसके खिलाफ हमने माननीय अपील में मुकदमा लगा दिया। हमने कहा भाई मुकदमा लगा देने से कोई प्रक्रिया नहीं रुकती जब तक कोई अंतरिम ऑर्डर या कोई स्टे ऑर्डर ना हो जाए। और एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। नोएडा पावर कंपनी पर जब प्रदेश के उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर में पैसा निकला, उसकी याचिका हमने लगाई, तुरंत 10% वहाँ की बिजली दर कम हो गई। और वर्तमान में नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उपभोक्ताओं का पैसा निकला तो 10% बिजली दर वहाँ कम हुई। हम टॉप 1 में चले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, इसको देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि 6 महीना पहले अभी जब टैरिफ आया तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, 7 रुपये को 6 रुपया 50 पैसा कर दिया। अब इसका जवाब कौन देगा? उपभोक्ता परिषद ने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है लोकहित की याचिका लगाने के साथ ही। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। वहीं बिजली की दरों को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। जब आपके पास बिजली बनाने की क्षमता नहीं है तो आप उसकी आपूर्ति करेंगे कैसे? यही विपक्ष का सवाल लगातार मैंने तो विधानसभा में पूछा कि आप जब एक नई यूनिट बनाएंगे नहीं तो आप उसकी खपत कैसे करेंगे? लगातार उत्तर प्रदेश में आबादी बढ़ती जा रही, बिजली की खपत बढ़ती जा रही, लिहाजा अगर आपके पास केंद्र नहीं है तो आप बिजली खरीदेंगे और आप खरीदेंगे तो आप गरीब आदमी पर, खासकर किसान पर और मध्यम वर्ग पर एक बोझ डालने जा रहे हैं। किसान को आपने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे या हाफ देंगे, उस कई पैमाने आपने तय किए कि उनकी सिंचाई की बिजली हम माफ़ करेंगे, पर आप देखिए अंत क्या हुआ कि आज बिजली कम करना तो छोड़ दीजिए, बिल कम करना छोड़ दीजिए, उसको दुगना करने की कवायद शुरू हो गई। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में आज बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों पर बड़ी बैठक। बसपा का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। बसपा का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है, थोड़ी ही देर में संबोधन भी होगा। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जिसको लेकर हर एक पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है, वहीं बसपा की ओर से भी बड़ी बैठक हो रही है। सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संबोधित करेंगे। स्नातक और शिक्षक एमएलसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने भी नामांकन कर दिया है। 42 सालों से संघ एबीवीपी और भाजपा से जुड़े दिवाकर मिश्रा फिलहाल अपने नामांकन पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। बीजेपी ने यहां से वेणु रंजन भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन दिवाकर मिश्रा के नॉमिनेशन करने के बाद स्थिति पार्टी के लिए असहज बनी हुई है। नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि वो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं और उसके परिणाम की चिंता किए बिना गंभीरता से अपनी तैयारी भी करते हैं। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर दिवाकर मिश्रा चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने शिक्षक एमएलसी सीट पर कानपुर की अपना नामांकन किया। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने नामांकन किया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। पार्टी से निर्देश मिले थे आपको? बस इतना ही मुझे कहना है कि पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें वेणु रंजन भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है।
ठीक बात है, अच्छी बात है। आपकी दिशा क्या रहेगी आगे? मैं तो पिछले 42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और उसी के अनुसार मैं हमेशा निर्देशों का पालन करता हूँ। पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा करूँगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि कन्नौज आते आते अखिलेश ने बहुत देर कर दी। कन्नौज में इत्र पार्क बनकर लगभग तैयार है, जल्द ही सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को इस देश की समझ ही नहीं है, आरएसएस को वो समझते ही नहीं, कौरव और पांडवों में भी भेद न जानते होंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर जा रहे हैं। अगर बात किया तो आज वो कन्नौज पहुंच के इत्र व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे और मंदिर में दर्शन भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात किया तो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं और लगातार वो इत्र पार्क की बात करते रहे और जो व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे वो वहाँ पे। देखो, वो कन्नौज आ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं। कन्नौज उनको आना ही चाहिए। वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल ज़रूर उनसे बनता है। और दूसरी बात रही इत्र पार्क की, तो इन्होंने अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है, परफ्यूम से नहीं। और उसके बाद में फिर इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर ज़मीन एक्वायर की गई है। अब उसका आवंटन होने जा रहा है। उसमें पूरी उसके जो भी नियम का जो हैं वो भी सब उसके हम लोगों ने बन गए हैं और बड़े स्तर पर वहाँ के इस उद्योग को प्रोत्साहन देने की भी तैयारी पूरी सरकार के द्वारा हो चुकी है। उस पर काम भी शुरू है। अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी आकर उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी ने केवल कन्नौज में अपने और अपनों का विकास किया है, ये पूरे कन्नौज ने देखा है। तो इसलिए वो आज कन्नौज बड़ी देर से आ रहे हैं। मैं तो इसी बात को कहूँगा, अच्छा है कन्नौज आएँ, कन्नौज की समस्याओं को समझें, कन्नौज के इत्र व्यापारियों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए और इत्र व्यापारियों की समस्याओं को समझकर उन्हें सदन में रखना भी चाहिए। ताकि कृष्ण बीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो आपने सुना कि किस तरीके से क्या बातचीत हुई। इसी बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है, वो बड़ी खबर भी आपको हम बताएंगे। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर धन्यवाद ज्ञापन किया है। महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका ये बिल निभाएगा, सीएम की ओर से कहा गया है। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है, महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर धन्यवाद किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण में ये बिल अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, ट्वीट करके धन्यवाद दिया है। हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक आभार। ये कानून निश्चित तौर पर मातृशक्ति के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये ट्वीट किया है पुष्कर सिंह धामी ने। अजीत सिंह राठी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अजीत जी, ये कहीं ना कहीं बिल महिलाओं के हित के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और खुद मुख्यमंत्री ने भी अब राज्यपाल का धन्यवाद किया है ट्वीट कर। हाँ गुंजन, बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि सरकारी नौकरियों में 33% क्षैतिज आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिले और जो लोकल महिलाएं हैं, खासतौर पर जो उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनको सरकारी नौकरियों में लाभ मिले। ये सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि पहले जब ये व्यवस्था लागू की गई थी तो हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसके बाद सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई और उसके पिछला जो विधानसभा सेशन था उसमें इसको एक कानून का रूप दिया गया। आज राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो मुख्यमंत्री ने इस पर उनका धन्यवाद अदा किया है और उन्होंने कहा है कि ये बिल जो है यहाँ के महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बिल महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, महिला सशक्तिकरण होगा और महिलाओं को इससे मजबूती मिलेगी। और इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।